गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये तो आपके सामने उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 की गणना कीजिए। यूज न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू कंप्यूट y ऑफ 3.62 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो टेबल में ये आपके पास फर्स्ट रो किसके लिए है? एक्स के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। ठीक है, और सेकंड रो आपके लिए एंट्रीज के लिए है, मतलब एंट्रीज इनको नाम दिया गया था। तो ये वाई की वैल्यूज है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको किससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। ठीक है, और y का मान कहाँ पे पूछा है उसने स्टूडेंट्स? y का मान उन्होंने पूछा है 3.62 से। तो एक्चुअल में इसको ये किसके इक्वल है, किसके इक्वलेंट है? y एट x, मतलब आपको x का मान कहाँ पे फाइंड आउट, मतलब x का मान क्या है? 3.62 है, जिस पे आपको y का मान निकालना है। अब 3.62 टेबल के स्टार्टिंग में है, लास्ट में है, ये आपको देखना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, x का स्टार्टिंग मान क्या है? 3.60 है। x का सेकंड मान क्या है? 3.65, देन 3.70, देन 3.75। ठीक है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो x इक्वस टू 3.62 कहाँ लाई कर रहा है? तो देखा जाए तो टेबल के स्टार्टिंग में लाई कर रहा है। टेबल के स्टार्टिंग में, मतलब टेबल में जो x के मान दे रखे हैं उनके स्टार्टिंग में लाई कर रहा है। इसका मतलब आप न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इस फॉर्मूले के स्टूडेंट्स मैंने दो तरह से इसको आपके सामने बताया था। ठीक है, तो याद कीजिए क्या बताया था। मैंने आपके सामने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वस टू क्या मिल रहा था आपको? एफ ऑफ ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या थी? नेक्स्ट टर्म थी एक्स माइनस ए इंटू डेल एफ ए, यही थी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इसे नेक्स्ट टर्म क्या थी स्टूडेंट्स, याद कीजिए, एक्स माइनस ए, देन सेकेंड ब्रैकेट और आएगा एक्स माइनस ए माइनस एच, और नेक्स्ट क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? डेल टू एफ ए। ओके, और बटे में क्या चल रहा था स्टूडेंट्स? बटे में चल रहा था 2 फैक्टोरियल और h की पावर 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और h और आना चाहिए, जो डेल एफ ए अपॉन 1h आना चाहिए ऊपर वाले सेकेंड टर्म में। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि क्या, कि आप x इक्वस टू क्या रखिए, एक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या था सब्स्टिट्यूशन? तो देखिए ज़रा, ये सब्स्टिट्यूशन था आपका x इक्वस टू ए प्लस एच यू है ना, तो दैट इज दिस विल बी। तो देखो इसमें मैंने दूसरा जो फॉर्मेट बताया था उसके लिए क्या बताया था आपको, कि आप u को u बराबर क्या मान लो? x माइनस ए अपॉन एच मान लो। u बराबर आप क्या मान लो? x माइनस ए अपॉन एच मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। ठीक है, बटे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x माइनस ए इक्वस टू यू एच आएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ जैसे x का मान बताइए तो आप क्या कहोगे? सर a प्लस यू एच आएगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में चलते चलते इस रिजल्ट पे बेसिस क्वेश्चन बताया था। मतलब अब जहाँ जहाँ आपके पास जो एफ ऑफ एक्स मिल रहा था, जो एफ ऑफ एक्स बराबर समथिंग जो मिला है, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रिप्लेस कर दीजिए? ए प्लस एच रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको यू की टर्म्स में फॉर्मूला मिल जाएगा। और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करोगे वो यू के फॉर्मूले में ही करना आप, क्योंकि बहुत ईजी रहता है वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो आप लिखिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको मान कहाँ पे फाइंड आउट करना है? तो आपको बता रखा है कि यहाँ हमें x बराबर 3.62 पर y का मान या f ऑफ 3.62 का मान ज्ञात करना है, ये तो ये कहा। ठीक है, a क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आपके पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप बनाते हो, उसमें x पहला कॉलम x के लिए होता है, दूसरा कॉलम y के लिए, देन
अगर फॉरवर्ड का केस है तो डेल वाई रहेगा, देन डेल टू वाई रहेगा, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम एक्स है उसकी जो पहली एंट्री है वो मैंने आर्टिकल में क्या मानी थी, एक्स बराबर ए। उसके बाद मैंने क्या मानी थी, एक्स बराबर ए प्लस एच मानी थी। फिर उसके बाद क्या मानी थी, एक्स बराबर ए प्लस टू एच। ठीक है, तो ये जो ए है वो मतलब एक्स का शुरुआती मान क्या है। तो इस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक्स का स्टार्टिंग मान क्या है, 3.60। तो इसका मतलब ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 3.60। दूसरा मैं यहीं पे कहूँ आपसे, एच क्या आएगा इसमें एच क्या आएगा। तो एच आप कैसे देखते थे, एक्स के किन्हीं दो लगातार मानों का अंतर। तो एक्स के किन्हीं दो लगातार मानों का अंतर कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो वो आ रहा है आपका 0.05 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.05, क्योंकि देखो फर्स्ट एंट्री क्या है 3.60, नेक्स्ट एंट्री क्या है 3.65। तो मतलब इस एंट्री में आपने क्या ऐड कर दिया, 0.05। इस एंट्री में आप फिर से 0.05 ऐड करो तो आपको क्या मिल रहा है, 3.70। इसमें फिर से आप 0.05 ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 3.75 मिल जाएगा। ठीक है, तो एच का मान अभी आपके पास कितना है, एच अभी आपके पास है 0.05। ठीक है, ए मिल गया आपको कितना, 3.60। ठीक है, एक्स आपको पता है ही, किस किस पे आप मान निकालने जा रहे हो, 3.62। ठीक है, तो अब आपको जस्ट ये कैलकुलेट करना है, एक्स बराबर ए प्लस एच यू। क्यों, क्योंकि इसमें एच का मान भी है, ए का मान भी है और एक्स का मान भी है। तो आपको किसका मान मिल जाएगा, यू का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया है तो यू का मान निकाला है। यू का मान निकालने के लिए आप जो जो चीज़ें आपको पता है उनको आप लिखिए। तो सबसे पहले ए लिखा, फिर एच लिखा। ठीक है, एक्स बराबर ए प्लस एच यू होता है, तो वहाँ से यू को आप सोल्व करेंगे तो यू का मान आपके पास 0.4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जैसे आपको यू मिल जाए, अब आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। तो स्टूडेंट डिफरेंस टेबल आप बना सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम तो एक्स के मान रखे हैं, सेकंड कॉलम में वाई के मान रखे हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। और डेल वाई कैसे मिलेगा, बता रखा है आपको। इन दोनों का डिफरेंस आपको ये देगा, इन दोनों का डिफरेंस ये देगा और इन दोनों का डिफरेंस ये देगा। अब जब नेक्स्ट डेल टू वाई जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस ये देगा और इन दोनों का डिफरेंस ये वाला मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। कहाँ स्टॉप होना है, जहाँ सिंगल एंट्री आ जाए या जीरो बन जाए। तो देखो डेल क्यूब वाई है, इसमें आपके पास क्या है, सिंगल एंट्री आ गई। ठीक है, आपको यहीं स्टॉप होना है। ठीक है, मतलब जब आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे, न्यूटन का अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र लिखोगे, तो उसमें कहाँ तक जाओगे, डेल क्यूब तक ही जाओगे। कहाँ तक जाओगे, डेल क्यूब तक। क्यों, क्योंकि टेबल ही में ही आपके पास डेल क्यूब है। डेल 4, डेल 5, डेल 6 वो तो सब ऑटोमेटिक क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है जो अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेप में मैंने क्या किया है कि x बराबर a प्लस एच यू रखा है, जो अभी मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x बराबर a प्लस एच यू, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस एच यू रख दीजिए, तो ये सॉल्व करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके पास ये आ जाएगा u में फॉर्मूला, ये देखो ये आएगा Pn a प्लस एच यू बराबर a प्लस एच यू बराबर एफ ए यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ए, और ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको एक दिन बताया था कि फंक्शन की वैल्यू पी पे देखें या फिर वाई पी, दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि इनको पढ़ने का तरीका है कि वाई की वैल्यू एट पी, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पी। ठीक है, तो बस यही किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो एफ ए प्लस एच यू है ये एक्चुअल में वाई ए प्लस एच यू का मान है। भाई एफ को वाई के टर्म्स में लिखा है, यहाँ पे एफ ऑफ ए है तो इसका मतलब ये वाई ए है। यहाँ डेल एफ ए है तो इसका मतलब डेल वाई ए है। यहाँ डेल टू एफ है तो इसका मतलब डेल टू वाई ए है। समझे किस कंसेप्ट का यूज करते हुए कि वाई ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, अब आपको पता है ए प्लस एच यू क्या होता है, एक्स, तो ये तो वाई एक्स बन जाएगा। और इधर आपके एज इट चलने दो इनको। ठीक है ना,
अब ये सारे के सारे मान आपको कहाँ से मिलेंगे, टेबल से, डेल टू वाई अपॉन डेल ए, डेल क्यूब वाई अपॉन डेल ए, तो ये सब टेबल से रखोगे। ठीक है, तो वाई का मान चाहिए 3.62 पे, तो वाई ए, तो टेबल में जाइए, वाई का जो कॉलम है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी वाई ए है, और जो डेल वाई जो मिला है उस कॉलम की फर्स्ट एंट्री आपकी डेल वाई ए हो जाएगी, ऐसे ही थर्ड कॉलम में मिल जाएगी, ऐसे ही फोर्थ कॉलम में मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज़ वगैरह आप रखोगे, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व होके फाइनली आपका ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट एग्जाम में आपके पास स्टूडेंट ध्यान रखना कैलकुलेटर रहेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराएंगे तभी जब आप शुरुआत में या अभी पढ़ते समय कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का, और सडनली एग्जाम में अगर आप उसे यूज़ करने जाओगे तब आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि आपको उस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए पहले उसकी फंक्शनिंग समझनी होगी कि कैसे काम करता है वो। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले आइए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उन्हीं से कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेम इसी पैटर्न पे है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया मैंने, इसमें तो पूरा जैसे फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखा, फिर उस फॉर्मूले को यू में लेके आया। ठीक है, फिर हर स्टेप आपको सॉल्व करके बताइए, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता है, आप जस्ट फॉर्मूला लिखो, जो जो डेटा है आपके पास उनको पुट कीजिए, आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, न्यूटन के अंतर्वेशन सूत्र के प्रयोग से निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहें तो यूज न्यूटन फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट द एज 25 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। मतलब आपको फर्स्ट रो में x दिया गया है, सेकंड रो में y दिया गया है, या f ऑफ x दिया गया है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट रो में जो x दिया गया है वो तो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 ईयर्स एज, 24, 28 एंड 32। जबकि सेकंड रो में वार्षिक शुद्ध अधिशुल्क, मतलब कोई चार्ज है, एक तरह का चार्ज है, तो मतलब x बराबर जब 20 है तो इस तरह का चार्ज है, x बराबर 24 है तो इस तरह का चार्ज है, x बराबर 28 है तो इस तरह का चार्ज है, और x बराबर 32 है तो इस तरह का चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है। अब आपको जस्ट इस पे क्या निकालना है, न्यूटन्स, सॉरी 25। अच्छा, अब आप इसमें बताइए कहाँ पे मान निकालना है स्टूडेंट्स, x बराबर 25 पे, x बराबर 25 पे। इस टेबल को देखकर बताइए a कितना है, इसमें a कितना है, 20 है। ठीक है, मैं कहूँ कि h कितना है, तो h आप आसानी से देखो, 20 से 24 जाने में 4 का अंतर, 24 से 28 जाने में 4 का अंतर, 28 से 32 जाने में 4 का अंतर, इसका मतलब h कितना है, 4 है। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर a प्लस एच यू में लाने का। ठीक है, तो x का मान रख दो, a का मान रख दो, h का मान रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, u। और जैसे ही u में रिजल्ट दिखाई दे, आपके पास इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला है तो उसे आप लगा सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में यही किया है उसने, सॉरी, ये स्टूडेंट शायद उसी पेज का वो हो गया, ये लिखा गया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करें अभी, क्योंकि उसी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब ये नया क्वेश्चन यहाँ आप सोल्व करते हैं, तो यहाँ x का मान कितने पे, मतलब x बराबर 25 पे आपको क्या f ऑफ 25 या y 25 का मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार a कितना है, 20, h कितना है, 4 है। फॉर्मूला लिखो x का, x बराबर a प्लस एच यू, वहाँ से आप a और h के मान रखोगे तो 4u बन जाएगा, मतलब 20 प्लस 4u। यहाँ से इसको शिफ्ट करोगे, u का मान निकालो तो u का मान आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब आपका काम है अग्रांतर सारणी बनाना। तो आप सबसे पहला कॉलम किसके लिए लिखोगे, x के लिए, दूसरा f ऑफ x के लिए या y के लिए, तीसरा डेल एफ एक्स, डेल टू एफ ऑफ एक्स, और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। रुकना कहाँ पे, जहाँ सिंगल एंट्री आ जाए। ठीक है, तो इसके आगे आप नहीं जाओगे, इसके आगे अगर आप लिखते भी हो तो डेल फोर एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। क्यों आएगा आप सोचिए। ठीक है, तो देखिए जरा आगे, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किस में लिखा है, यू में लिखा है, क्योंकि अब समझाने की जरूरत नहीं है, 2 बार पिछली क्लास में आर्टिकल कराया था,
आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताया, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया। तो कहने का मतलब जब भी आपको न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला अगर यूज करना है तो आप हमेशा उसे यू वाले फॉर्म में लेके, ताकि आपका आंसर जल्दी से फाइंड आउट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये टेबल की हेल्प से मैंने सारे मान रखे हैं, आप इन सबको रखिए, सॉल्व करो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं, सेम उसी के बेस पे है। निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है। ठीक है, अंतर्वेशन के किसी उपयुक्त सूत्र का प्रयोग कर 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि का आकलन कीजिए। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अंतर्वेशन के किसी भी फॉर्मूले का यूज करके, मतलब फॉरवर्ड का यूज करके या बैकवर्ड का यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसने साफ साफ मेंशन किया है। तो मैं आपको फिर याद दिला देना चाह रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ये कहे कि इसका मान फाइंड आउट करो, तो आपको ये देखना है कि एक्स शुरुआत में लाई कर रहा है लास्ट में। अगर एक्स शुरू में लाई कर रहा है तो इसका मतलब न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मान लो एक्स लास्ट में पड़ रहा है, आ रहा है, तो उस केस में हम न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो जरा यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कितने हैं, दो क्वेश्चन। कब कब उसने कहा है कि उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि का आंकलन कीजिए। मतलब आप सबसे पहले तो F 1948 फाइंड आउट करोगे और फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे, F 1946 फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि अंतर कंपैरिजन तो तभी होगा, 1948 पे कितनी जनसंख्या है, 1946 पे कितनी जनसंख्या है, दोनों का डिफरेंस आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आप करोगे कैसे, तो इसे 2 बार करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। पहली बार में x क्या माना आपने, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने पहली बार में x क्या मान लिया, 1948। ठीक है, कोई बात नहीं। ए बताओ कितना है, 1911, 1911। और फिर उसके बाद h बताइए कितना है, तो 1911, 1921, 1931, मतलब h है कितना, 10। ठीक है, अब इस केस में अगर आप u निकालोगे तो वो आपका पता है कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा x माइनस ए। तो x कितना है इसमें, 1948 और माइनस ए का मतलब 1911। ठीक है, बटे h का मतलब 10। तो यहाँ से आप इसे सोल्व करोगे तो 8 में से 1 गए 7 और 4 में से 1 गए 3, 37/10 मतलब 3.7। कब, जब आपने x 1948 फिक्स किया है। अगर मान लो तो x बराबर 1948 पे ये कैलकुलेशन आ जाएगी, आप इसकी टेबल बना के सोल्व करना, आ जाएगा 1948 पे। अब आपको दूसरा आंसर निकालना है किस पे, 1946 पे। तो उस केस में x कितना रहेगा, उस केस में x 1946 रहेगा, a कितना रहेगा, a आपका वही रहेगा 1911। ठीक है, और h कितना रहेगा, 10 रहेगा। आपको क्या निकालना है, u निकालना है। u क्या है, x माइनस ए अपॉन एच है। तो x तो इसमें कितना है, 1946 और माइनस ए कितना है, 1911 बटे कितना, h मतलब 10। तो ये कितना बचा स्टूडेंट्स, 6 माइनस 1 5 एंड 9 1911 था नहीं हम तो यार ये था आपका 1946। तो 6 माइनस 1 5 और यहाँ से आप 4 माइनस 1 3, तो मतलब 3.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये दो क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें सोल्व करके फिर कंपैरिजन बताना है कि घट रहा है या बढ़ रही है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, तो होपफुली आप ये क्वेश्चंस घर पे करेंगे। और आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ने जाएंगे। ठीक है, थैंक्स।